दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रैम वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर वेसल पर चर्चा करेंगे। हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि रैम वेसल क्या होता है, रैम वेसल आरओआर पर किस तरह से प्रभाव डालता है, रैम वेसल के डेफिनेशन में नेचर ऑफ वर्क शब्द का यूज किया गया है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ वर्क के कारण ही रैम वेसल होता है कि क्या कुछ और भी कंडीशन होना चाहिए तभी जाकर के वह रैम वेसल होगा? रैम वेसल पर आरओआर के कौन से रूल लगते हैं? क्या आरओआर के सभी रूल रैम वेसल पर लगते हैं कि कुछ ही रूल आरओआर के रैम वेसल पर लगते हैं? यह रैम वेसल एनयूसी वेसल से अलग कैसे है? एनयूसी वेसल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस और रैम वेसल नेचर ऑफ वर्क, क्या यही अंतर है कि और भी कोई अंतर है? रैम वेसल और एनयूसी वेसल अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो रैम वेसल और एनयूसी वेसल में से कौन एक्शन लेगा, कौन गिव वे होगा, कौन स्टैंड ऑन होगा? रैम वेसल की आरओआर में क्या पोजीशन है? क्या हुआ एनयूसी वेसल से बड़ा है या क्या हुआ एनयूसी वेसल से छोटा है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आज खोजने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रैम वेसल क्या होता है। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। दोस्तों, मैं अभी शिप पर हूँ और यह वीडियो मैं शिप से ही बना रहा हूँ। दोस्तों, यह देखिए, यह मर्चेंट नेवी का एक जहाज है, यह लाइव है। मैं इस शिप पर कैप्टन हूँ। यह जहाज का ब्रिज है, यहाँ से जहाज को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट और गैजेट्स लगाए गए हैं जो कि जहाज को कंट्रोल करते हैं। यह एक मर्चेंट नेवी वेसल का शिप का मेन डेक है। अभी हम लोग एंकर पर हैं और पोर्ट में अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी का वेसल कितना खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आरओआर के इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे रूल 3 जनरल डेफिनेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनयूसी वेसल को देखा था और समझा था। आज के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रैम वेसल क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर। तो आइए देखते हैं वीडियो में व्हाट इज रैम वेसल और यह रैम वेसल आरओआर पर किस तरह से प्रभाव डालता है। रूल 3 जनरल डेफिनेशन G, restricted in her ability to maneuver. The term vessel restricted in her ability to maneuver means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to maneuver as required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The term vessel restricted in their ability to maneuver shall include but not be limited to। इसके बाद दोस्तों 1 से लेकर 6 तक कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जिसमें कि किस तरह के नेचर ऑफ वर्क अगर कोई वेसल कर रहा है तो वह रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर होगा। इसके बारे में चर्चा इसी वीडियो में होगी, आगे इसको देखेंगे। तो यह था रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर वेसल रैम वेसल का डेफिनेशन एज पर आरओआर।
आइए चीजों को आगे समझते हैं। तो रैम वेसल के डेफिनेशन में 5 कीवर्ड्स निकल करके सामने आती है। जिस तरह से कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एनयूसी वेसल में 5 कीवर्ड्स थे, उसी प्रकार से रैम वेसल में भी 5 कीवर्ड्स निकल कर सामने आते हैं। पहला कीवर्ड है वेसल, पहला कीवर्ड है वेसल। दूसरा कीवर्ड है व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ वर्क, व्हेन फ्रॉम द नेचर ऑफ वर्क। तीसरा कीवर्ड है इज रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर, रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर। चौथा कीवर्ड है एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स, एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स। पांचवा कीवर्ड है देयरफॉर अनेबल टू कीप आउट ऑफ द वे ऑफ अनदर वेसल, देयरफॉर अनेबल टू कीप आउट ऑफ द वे ऑफ अनदर वेसल। तो आरवार के इस डिप्रेशन में 5 कीवर्ड्स निकल करके आते हैं। तो यहां से हम लोग आगे क्या समझते हैं कि एक वेसल होगा और उसके ऊपर में 4 कंडीशंस लागू होंगे। उस वेसल के ऊपर में यह 4 कंडीशन लागू होंगे तभी वह रैम वेसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से कोई वेसल रैम वेसल होता है। तो पहला कीवर्ड है वेसल। वेसल शब्द को हमने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिफाइन किया है, तो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है देखें और यह समझने का प्रयास करें कि वेसल क्या होता है। तो रैम वेसल कोई भी वेसल हो सकता है, रैम वेसल कोई भी वेसल हो सकता है, बशर्ते कि यह 4 कंडीशन उस पर लागू हो। अगर यह 4 कंडीशन होगा तभी वह लागू होगा। तो किसी वेसल को रैम होने के लिए पहला कंडीशन क्या है? फ्रॉम द नेचर ऑफ वर्क, फ्रॉम द नेचर ऑफ वर्क, मतलब कि वह कोई इस प्रकार का काम कर रहा हो, कोई वर्क कर रहा हो जिसके कारण उसकी जो है मैन्युअलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है। अगर वह उस काम को नहीं करता तो वह फिर नॉर्मल वेसल होता, उसकी मैन्युअलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो किसी प्रकार का वह जहाज कोई काम कर रहा है जिसके कारण उसकी मैन्युअलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो वह कौन से काम है या इसी रूल में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बट एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर बोला गया है कि द टर्म वेसल रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एबिलिटी टू मैन्यूवर शैल इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड टू। तो यह जो 6 पॉइंट है यही सिर्फ 6 पॉइंट नहीं होंगे, और भी अलग अलग कोई और भी पॉइंट हो सकते हैं, बट एक जनरल सेंस के लिए 6 पॉइंट दे दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जिस काम को करते समय कोई वेसल जो है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ वर्क रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो 6 पॉइंट दिए गए हैं उनको देखते हैं। जैसे कि पहला नेचर ऑफ वर्क है, दिया हुआ है अ वेसल एंगेज्ड इन लेइंग, सर्विसिंग और पिकिंग अप अ नेविगेशन मार्क, सबमरीन केबल और पाइपलाइन। दूसरा नेचर ऑफ वर्क है अ वेसल एंगेज्ड इन ड्रेजिंग, सर्वेइंग और अंडर वाटर ऑपरेशंस। तीसरा है अ वेसल एंगेज्ड इन रिप्लेनिशमेंट और ट्रांसफरिंग पर्सन्स, प्रोविजंस और कार्गो वाइल्ड अंडरवे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अंडरवे वन का यूज किया गया है। अगर अंडरवे में वेसल एंगेज्ड इन रिप्लेनिशमेंट और ट्रांसफरिंग पर्सन, प्रोविजन और कार्गो होगा तभी वह रैम होगा। अगर वो जहाज एंकर पर यह सब काम कर रहा है या वह अंडरवे नहीं है और वह यह सब काम कर रहा है तो वह रैम वेसल नहीं होगा। चौथा पॉइंट है अ वेसल एंगेज्ड इन द लॉन्चिंग और रिकवरी ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि लॉन्चिंग और रिकवरी ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए किसी वेसल को एक फिक्स्ड कोर्स जो है मेंटेन करना पड़ता है, फिक्स स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग और रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है। पांचवा पॉइंट है अ वेसल एंगेज्ड इन माइन क्लियरेंस ऑपरेशन, वेसल एंगेज्ड इन माइन क्लियरेंस ऑपरेशन। छठा पॉइंट है a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course। तो लास्ट पॉइंट टोइंग वेसल के लिए है। यहाँ पर इस थोड़ा पॉइंट को इलेबोरेट कर देते हैं, थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं कि कोई भी टोइंग वेसल रैम वेसल नहीं होता है, टोइंग वेसल रैम वेसल नहीं होता है अनटिल और अनलेस टोइंग वेसल जो है
वह टोइंग वेसल और टो को अपने कोर्स से डेविएट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, डेविएट करने में असुविधा हो रहा है, तभी वह टोइंग वेसल रैम वेसल होगा, नहीं तो वह टोइंग वेसल रैम वेसल नहीं होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोइंग वेसल को रैम वेसल समझने की भूल ना करें। टोइंग वेसल तभी रैम वेसल होगा जब टोइंग वेसल और टो को अपने कोर्स से डेविएट करने में प्रॉब्लम हो, असुविधा हो, तभी जाकर के वह रैम वेसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, सिर्फ यही 6 पॉइंट के कारण, इसी सिर्फ 6 पॉइंट का नेचर ऑफ वर्क के कारण कोई भी जहाज रैम होगा यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचर ऑफ वर्क हो सकते हैं जिसके कारण कोई वेसल रैम वेसल होगा। तो पहला कंडीशन था नेचर ऑफ हर वर्क, उसकी काम करने की प्रवृत्ति कि वह क्या काम कर रहा है, वह जहाज कौन सा काम में इंगेज है। दूसरा कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि पहला कंडीशन तो नेचर ऑफ वर्क है, सिर्फ उतना ही होने से कोई जहाज जो है रैम वेसल नहीं होगा। उस काम के करने से, बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ वर्क, अगर उसकी मैनूवरिटी रेस्ट्रिक्ट होती है तभी वह रैम वेसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वह किसी प्रकार का काम कर रहा है और उसकी मैनूवरिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है तो वह रैम वेसल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन भी लागू होना जरूरी है, तभी जाकर के वह रैम वेसल होगा, अर्थात नेचर ऑफ वर्क कुछ ऐसा हो जिसके कारण मैनूवरिटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है। तीसरा कंडीशन है एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स, एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स। तो पहला कंडीशन क्या था, नेचर ऑफ वर्क। दूसरा कंडीशन क्या था, रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर, किसके कारण, बिकॉज ऑफ दैट नेचर ऑफ वर्क। और तीसरा कंडीशन क्या है, एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स। तो ऐसा कोई काम हो जिसके कारण मैनूवरिटी रिस्ट्रिक्ट हो और इसके कारण जो रूल्स जो दिए गए हैं एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल, उसको वह वेसल फॉलो नहीं कर पा रहा है, तभी वह जाकर के रैम वेसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल्स कहने का क्या मतलब है, आरओआर में तो बहुत सारे रूल हैं, तो किस रूल की चर्चा हो रही है। तो एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल्स कहने का मतलब है पार्ट बी, स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल्स, रूल नंबर 4 से रूल नंबर 19 तक, जिसमें कि 3 सेक्शन हैं। इन एनी कंडीशन ऑफ विजिबिलिटी, साइट ऑफ वन अनदर, रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। तो यह रूल नंबर 4 से 19 के तहत, रूल नंबर 4 से 19 के अंदर में अगर वह मैन्यूवरिंग करने में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम नेचर ऑफ वर्क, तभी जाकर के वह रैम वेसल होगा, नहीं तो वह रैम वेसल नहीं होगा। अभी एक कंडीशन बाकी है, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है, तभी जाकर के वह रैम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लास्ट कंडीशन क्या है, therefore unable to keep out of the way of another vessel। मतलब कि इन सभी कारणों से, इन सभी कंडीशन से वह किसी अन्य जहाज के रास्ते से अपने आप को अलग नहीं रख पा रहा है, वह अपने आप को दूसरे जहाज से क्लियर नहीं कर पा रहा है अगर उसको कहा गया है रूल में क्लियर करने के लिए, और इन सभी कारणों से वह उस जहाज से क्लियर नहीं रख पा रहा है, तभी जाकर के वह वेसल रैम वेसल होगा। इन शॉर्ट, इन समरी, कोई जहाज, कोई भी वेसल रैम वेसल तभी होगा कि वह कोई ऐसा काम कर रहा है, नेचर ऑफ वर्क, उसके कारण उसकी मैनूवरिटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है, उस काम करने की वजह से मैनूवरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर, नहीं तो वह रैम वेसल नहीं होगा। अगर वह उस काम को नहीं कर रहा है और उसकी मैनूवरिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है, एबिलिटी टू मैनूवर रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है, तो वह रैम नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या था कि एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल, मतलब रूल नंबर 4 से 19 को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है। और चौथा कंडीशन था therefore unable to keep out of the way of another vessel, मतलब वो किसी दूसरे जहाज के रास्ते से अपने आप को क्लियर नहीं रख पा रहा है, अगर रूल में उसे कहा गया है कि उससे क्लियर रखिए और वह नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के 4 कंडीशन जब किसी वेसल पर लगते हैं तभी जाकर के वह वेसल रैम वेसल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि रैम वेसल किसको बोलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रैम वेसल का आरओआर में क्या पोजीशन है, इसकी क्या प्रायोरिटी है, इसको कितना डिग्री ऑफ प्रिविलेज दिया गया है, इसकी डिग्री ऑफ प्रिविलेज क्या है। तो दोस्तों आरओआर को पूरा पढ़ने और समझने के बाद यह समझ में आता है कि रैम वेसल को हाई डिग्री ऑफ प्रिविलेज है, टॉप डिग्री ऑफ प्रिविलेज है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बोला था, एनयूसी वेसल को भी हाई डिग्री ऑफ प्रिविलेज मिला हुआ है,
तो रैम वेसल और एनयूसी वेसल दोनों ही टॉप प्रायोरिटी के जहाज हैं। रैम वेसल और एनयूसी वेसल अगर कोई वेसल होता है तो अन्य सभी वेसल को रैम वेसल और एनयूसी वेसल से क्लियर रखना होगा। इन दोनों वेसल को, रैम वेसल और एनयूसी वेसल को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आता है कि जब एनयूसी वेसल और रैम वेसल दोनों को ही टॉप प्रायोरिटी दिया गया है, दोनों को ही सेम डिग्री ऑफ प्रिविलेज आरओआर में है, दोनों को एक ही वैल्यू आरओआर में दिया गया है, तो अगर एनयूसी वेसल और रैम वेसल दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो कौन एक्शन लेगा, कौन गिव वे होगा, कौन स्टैंड ऑन होगा। तो पूरे आरओआर को पढ़ने और समझने के बाद यह बात निकल करके आती है कि रैम वेसल दोनों को ही सेम डिग्री ऑफ प्रिविलेज है, इसलिए इस तरह के केस में दोनों वेसल को एक्शन लेना होगा और दोनों वेसल को मिल करके एक दूसरे से क्लियर रखना होगा। एनयूसी वेसल और रैम वेसल को दोनों को मिल करके होगा और दोनों एक दूसरे से क्लियर रखने की हर संभव चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों ही वेसल को आरओआर में हाई डिग्री ऑफ प्रिविलेज है, टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि एनयूसी वेसल और रैम वेसल के लिए बाकी सभी जहाज को उससे क्लियर रखना है। तो दोनों ही टॉप प्रायोरिटी के वेसल है, तो इन दोनों वेसल को आपस में एक दूसरे के आमने सामने आने पर दोनों को ही एक दूसरे से क्लियर रखने का हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझते हैं कि एनयूसी वेसल और रैम वेसल दोनों को ही टॉप प्रायोरिटी दिया गया है, तो दोनों में अंतर क्या है, एनयूसी वेसल और रैम वेसल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। एनयूसी वेसल बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, किसी गंभीर अवस्था, किसी गंभीर परिस्थिति के कारण होती है। रैम वेसल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ वर्क, अपने किसी काम करने की प्रवृत्ति, किसी काम करने की प्रकृति के कारण होती है। यह तो पहला डिफरेंस है जो हम लोग सभी जानते हैं। दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि एनयूसी वेसल बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अनेबल टू मैन्यूवर एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स, वह इस रूल के हिसाब से, पार्ट बी स्टीयरिंग एंड सेलिंग रूल के हिसाब से, रूल नंबर 4 और 19 के हिसाब से मैन्यूवरिंग करने में अनेबल है, जबकि रैम वेसल रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर एज रिक्वायर्ड बाय दीज रूल्स, अर्थात रैम वेसल की मैन्यूवरिंग कैपेसिटी की जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, वह प्रभावित हो रही है एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल, पार्ट बी सेलिंग एंड स्टीयरिंग रूल्स, रूल नंबर 4 और 19 के तहत। तो इन शॉर्ट क्या समझे, एनयूसी वेसल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अनेबल टू मैन्यूवर एज रिक्वायर्ड बाय दिस रूल्स, और रैम वेसल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ हर वर्क रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर, यह इसकी मैन्यूवरेबिलिटी की जो एबिलिटी है वह रेस्ट्रिक्ट हो रही है, यह अनेबल टू मैन्यूवर नहीं है। मैन्यूवरेबिलिटी की जो इसकी एबिलिटी है उसमें रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो यह दोनों अलग अलग बात है, अनेबल टू मैन्यूवर अलग बात होती है और मैन्यूवरेबिलिटी की एबिलिटी में रेस्ट्रिक्शन होना अलग बात है। तो यहाँ पर रैम वेसल और एनयूसी वेसल इस प्रकार से दोनों अलग होते हैं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अनेबल टू मैन्यूवर, नेचर ऑफ वर्क रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर। तो इस तरह से रैम वेसल और एनयूसी वेसल दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अनेबल टू मैन्यूवर क्या हुआ, अनेबल टू मैन्यूवर का मतलब हुआ कि वह मैन्यूवर नहीं कर पा रहा है, अनेबल है, असमर्थ है। और रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैन्यूवर का अर्थ क्या हुआ कि मैन्यूवरेबिलिटी जो है, उसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी की जो एबिलिटी है वह रेस्ट्रिक्ट हो रही है, अर्थात किसी वेसल की जो मैन्यूवरेबिलिटी पावर है, कैपेबिलिटी है, उसकी मैन्यूवरिंग करने की जो कैपेसिटी है उसमें रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसमें कुछ सीमितताएं लागू हो रही है, वह पूर्ण रूप से अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसकी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी एबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो रही है। तो दो बातें होती है, एक तो मैन्यूवरिंग कर ही नहीं पा रहा है, अनेबल टू मैन्यूवर है, और एक है कि मैन्यूवरिंग जो हो रही है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, वह पूर्ण रूप से अपनी मैन्यूवरेबिलिटी पावर को यूज नहीं कर पा रहा है, अर्थात
उसकी जो एबिलिटी है मैनूवरिंग करने की वह पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और उसके कारण व्यवधान डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दोनों में अंतर है, एक अनेबल टू मैनूवर है और एक रिस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर है। मैनूवरिंग की एबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन है, परंतु ध्यान रहे ROR में एडीयूसी और रैम वेसल को एक ही सेम डिग्री ऑफ प्रिविलेज है और दोनों ही टॉप प्रायोरिटी के वेसल है। दोनों को सेम लेवल ऑफ हायर डिग्री ऑफ प्रिविलेज दिया गया है और इन दोनों जहाज से बाकी सभी जहाज को क्लियर रखना है, कीप आउट ऑफ द वे ऑफ दिस टू वेसल्स, एनयूसी वेसल एंड रैम वेसल। तो एनयूसी वेसल और रैम वेसल दोनों ही ROR के अंदर में टॉप प्रायोरिटी के वेसल हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रैम वेसल समझ गए होंगे और एनयूसी वेसल से रैम वेसल का क्या अंतर है यह भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ROR में एनयूसी वेसल और रैम वेसल को किस तरह से डिफाइन किया गया है और यह ROR में किस तरह से यह दोनों वेसल प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ROR पर डिस्कशन चर्चा जारी रहेगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नेवी रे कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी रे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Rule 3. General definitions. RAM vessel. G. The term vessel restricted in her ability to maneuver means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to maneuver is required by these rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel. The term vessel restricted in her ability to maneuver shall include but not be limited to I. A vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline. E. A vessel engaged in dredging, surveying or underwater operations. E. A vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway. If a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft. We. A vessel engaged in mine clearance operations. We. A vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing vessel in her tow in their ability to deviate from their course.